हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर में बोला गया है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये भी बताइए। ठीक है, तो पहले हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर बीजगणित गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि कौन से विधि आपको अधिक उपयुक्त लगता है। तो इसी चैप्टर का जो पहला नंबर था एसआई था, उसमें क्या क्या था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि था। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित गुणन विधि। तो यहाँ पर हल करेंगे पहले हल यहाँ रेखिक समीकरण ये समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 दिया हुआ, समीकरण 2 दिया हुआ है। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले कभी मतलब कि किसी एक समीकरण को लेते हैं। ठीक है, किसी एक समीकरण को लेकर एक चर को दूसरे के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि x को y के पदों में व्यक्त करते हैं या फिर y को x के पद में व्यक्त करते हैं। मतलब कि एक का मान रखते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, समीकरण 1 ले लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो इसमें x रखते हैं। ठीक है, तो x रखेंगे तो 8x रहेगा इधर, बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y। अब इधर x रखेंगे, हालांकि इसमें इसलिए कर सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए 9 माइनस 5y बराबर बट्टे में 8। तो समीकरण इसको हम लोग 3 ले लेंगे। हम लोग अभी कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग को लिख देना था, तो लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। और समीकरण को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, क्या था समीकरण, भूल गया, बोलो तो समीकरण को। 3x प्लस 2y बराबर 4। विधि से अब यहाँ समीकरण 3 मान लिए, और फिर x का मान और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और इसमें समीकरण 2 हो जाएगा 3x की जगह रखेंगे क्या, 9 माइनस 5y। ठीक है, 3x है ना 2 में, तो 9 माइनस 5y बटे में 8, और फिर इधर प्लस में होगा 2y बराबर में 4। तो यहाँ पर गुना कर देंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15। और फिर इसमें नीचे होगा 8 प्लस में 2y बराबर 4। ठीक है, और यहाँ एक लाइन जाएगा, तो 27 माइनस 15y बट्टे में 8, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो 8 से 2 को गुना करेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम तो 8 ही होगा, फिर 8 से 1 से 1 गुना होगा, और 8 से 1 गुना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तो मान लो कि ये दो एलसीएम उतना ही हो गया ना, तो 8 दूना 16y, एक ही में होगा, और इधर बराबर 4 बराबर 4। देखो 16y और माइनस में 15y। ठीक है, 16y में से 15y चला जाएगा, कितना बचेगा, इधर तो 27 का 27 रहेगा, माइनस y केवल, और नीचे 8 बराबर 4। अब इधर 27 y माइनस y, हाँ ये बड़ा है ना, प्लस में हो गई।
तो इसमें 8 चौक के 32, ठीक है राजन। देखो 8 चौक के कितना हो गया, 32 हो गया। और इसमें केवल y रखेंगे और 32 माइनस 27, प्लस में था इधर आके माइनस, इसलिए y बराबर आ गया 32 माइनस 27 बराबर 5। ठीक है, तो x का और y का मान नहीं निकला है अभी। y का तो निकल गया, पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y है, 5y की जगह 5 लेंगे बट्टे में 8, फिर x बराबर 9 माइनस 5 बचे 25 बट्टे में 8, यहाँ बचेगा माइनस में 16 और नीचे 8, तो 8 दूना माइनस 16, तो इसलिए x बराबर -2। ठीक है, जांच करने में तो बताए थे कि आंसर सही है नहीं है, कैसे जांच करेंगे। ठीक है, तो -2 यहाँ पर रख के देखो, किसी एक समीकरण ले लो और इस पर रख के देखते हैं। -2 है ना, तो 3 दूना कितना होगा 6, 3 दूना 6 और y का मान 5 है, 5 दूना 10, ये माइनस में 6 है, यहाँ प्लस में 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो हम लोग का मान जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अतः कर देंगे, मतलब x बराबर -2, y बराबर 5। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल निकल गया। इसमें क्या बोला था, वज्र गुणन विधि से भी हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब करते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। उससे हल करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर फिर लिख लेते हैं एक बार, 8x, चलो 8x लिख लिए, प्लस 5y, और यहाँ जो है ना बराबर में 9 है, तो उसको माइनस में इधर लेके आ जाता है। ठीक है, -9 बराबर 0। ठीक है, और फिर यहाँ 3x प्लस में 2y माइनस में 4 कर देंगे, बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग ले लेते हैं a1, a2, b1, b2 का मान। ठीक है, जो चरों के साथ जो गुणांक है उन लोग को, उन सबको लिख लेते हैं, इसलिए a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9। फिर यहाँ a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4 हो गया। अब करना है वज्र गुणन विधि से हल, तो उसमें क्या होता है, पहले तो हम लोग x को रखेंगे, फिर y, फिर c का मान कुछ नहीं तो 1 गुणांक में। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, a1, a2, b1, b2, c1, नहीं गलत हो गया ना, b1, b2, c1, c2, a1, a2, इसमें b1, b2, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे गुणा करते हैं, इसको ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, इससे इसको गुणा करके ऊपर लिखते हैं। अच्छा, तो ये तो हम लोग का सूत्र हो गया केवल। ठीक है, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहीं पे मान रखते हैं। तो b1 का मान कितना है, 5, b1 का मान 5, b2 का मान 2, c1 का मान -9 और c2 का मान -4, a1 का मान 8, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और b1 का मान 5। ठीक है, तो अब फिर करना है गुना x बटे में, देखो 5 चौके 20 माइनस में
9 दूना 18 माइनस माइनस प्लस बराबर y बट्टे में 9 क्या 27 माइनस में होगा माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 8 दूना 16 5 क्या 15। तो यहाँ बच जाएगा कितना x बट्टे में -2 और यहाँ बचेगा y बट्टे में 5 और यहाँ पर देखो 1 बचेगा है ना, 1 बट्टे में 1 होगा, फिर 1 ही बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर देंगे लिखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो अब x बट्टे में -2 बराबर, इसमें तो 1 ही बचेगा ना जी, 1, या फिर अब y वाला y बट्टे में 5 बराबर 1। ठीक है, तो इसलिए x बराबर -2 y बराबर 5। ठीक है, दिख रहा है ना। और तो x बराबर -2 y बराबर 5। कौन सा विधि आसान लगा तुम लोग को? ये थोड़ा लॉन्ग है ना, ज़्यादा लिखना पड़ा और इसमें कम लिखना पड़ा, और सही आंसर आ गया। तो लिख देगा तो लास्ट में यह था बज्र गुणन विधि हमें अधिक उपयुक्त लगा, उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, चलो अब चलो इसको उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है पहले पढ़ के देखते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो समस्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केवल एक समस्या लिखे हैं, 1 नंबर, इसमें लगभग 4-5 नंबर तक है ना। तो इसको इस सबको क्या करना है, समीकरणों में बदलना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई इसका अस्तित्व हो बोले तो अगर समीकरण बनता है, ठीक है, और इसका अद्वितीय हल हो तब जाके ये निकलेगा। अगर इसका जो समीकरण बनेगा उसका अगर जो रेखाएं बनेंगे, समीकरण बनेंगे, अगर संपाती हो या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो वो तो वही है ना, या फिर रेखाएं समांतर हो, दो सिचुएशन में इसका हल नहीं निकलता है। ठीक है, एक संपाती और दूसरा समांतर, तो उसका अस्तित्व हो, यानी कि अगर यदि दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल हो, जो समीकरण युग्म बनेंगे तभी जाकर निकलेगा। तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, किसी भी एक विधि से ज्ञात कर सकते हो। जैसे 3 विधि है हम लोग के पास फिलहाल, बज्र गुणन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। बनाने का नियम कितना है, 4 विधि है, और बीजगणितीय विधि 3 है। ठीक है, एक विधि है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि में 3 विधि है जो अभी हम लोग बोले, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इस सब को हम लोग अपने मर्जी से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ के देखते हैं हम, जो पहला समस्या है उसमें क्या दिया है। ठीक है, तो पहला समस्या इसमें एक छात्र आवास, यानी कि हॉस्टल जिसको बोलो कहते हैं, हॉस्टल कहते हैं ना, जहाँ पर छात्र रहते हैं, स्टूडेंट रहता है। ठीक है, तो एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, छात्रावास के मासिक व्यय का मतलब क्या है कि महीना में जितना खर्च होता है, ठीक है, एक भाग जो है नियत है, मतलब कि अगर कोई बच्चा छात्रावास में है तो उसको एक महीना का मान लो कि फिक्स्ड है, उसको देना पड़ेगा। मान लो कि महीना का 1500 रुपया मान लो, उसको फिक्स्ड देना पड़ेगा ही। ठीक है, अब उसके बाद वो जितना दिन खाना खाएगा उस हिसाब से उसको प्रतिदिन जो है व्यय देना पड़ेगा छात्रावास का। ठीक है, तो एक भाग नियत है, मतलब कि जो फिक्स रेट है कि वहां पर रहने से तुमको देना पड़ेगा, और तुम जितना दिन खाओगे बोलो तो शेष इस पर निर्भर करता है कि तुम छात्र जो है, छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी, ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपये देना पड़ता है छात्रावास को। ठीक है, एक विद्यार्थी जो है 20 दिन भोजन करता है और उसको 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है,
और जबकि बी स्टूडेंट, जो बी विद्यार्थी है, वो 26 दिन भोजन करता है और उसको देना पड़ता है 1180 रुपया। ठीक है, 1180 रुपया देना पड़ता है। और हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बोलो तो नहीं, नियत व्यय, यानी कि उसका फिक्स्ड रेट कितना है वहाँ पर रहने से। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिदिन भोजन के लिए उसको कितना देना पड़ता है, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरह का हम लोग एक बनाए थे 3.4 में नियत भाड़ा वाला। ठीक है, एक नियत भाड़ा था और उसके अतिरिक्त जितना किलोमीटर जाएगा उतना उसको ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, तीन चीज को मानेंगे। पहले तो मानेंगे हम लोग इसको मानेंगे नियत भाड़ा को, और दूसरा प्रतिदिन भोजन का मूल्य। ठीक है, तो माना कि इसमें तो पहले हल करेंगे ना, हल माना नियत व्यय x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, जो छात्रावास का जो मासिक व्यय है, मासिक व्यय में जो नियत भाग है वो कितना मान लिया हम लोग, x में, x रुपया। तो मतलब कि तुम लोग लंबा करके मान सकते हो कि छात्रावास के मासिक व्यय का नियत व्यय, मासिक व्यय का नियत भाग बराबर x। ठीक है, तो हम लोग शर्त में मान लिए कि x रुपया है, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया। ठीक है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया और नियत है x रुपया। अब एक ही बात करते हैं, ये कितना दिन भोजन किया है, 20 रुपया भोजन किया है, 20 दिन भोजन किया है और अदा किया है 1000 रुपये। ठीक है, तो जो 1000 रुपया अदा किया है उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, एक तो नियत भाड़ा जोड़ा गया है जो x रुपया है, वो तो फिक्स है ही, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या जोड़ा गया है कि एक दिन के लिए हम लोग मान लिए, प्रतिदिन का मतलब कि एक दिन का खर्च कितना है, y रुपया। ठीक है, एक दिन का खर्च कितना है, y रुपया। तो उसने 20 दिन भोजन किया है, तो 20 दिन का कितना होगा, 20y। ठीक है, नियत व्यय और 20 दिन का व्यय मिलाकर कितना हुआ था, 1000 रुपया। ठीक है, सेम उसका जो b है, b को भी नियत तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, नियत व्यय जितना है तो देना पड़ेगा ही। और फिर एक दिन का अगर y रुपया है तो 26 दिन का कितना होगा, 26 y रुपया। तो मिलके उसने कितना दिया था, पूरा 1180 रुपया दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का दो समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे विद्यार्थी करते हैं प्रश्न से विद्यार्थी ए को 20 दिन ये कहाँ लिखे हैं, विद्यार्थी ए का 20 दिन का व्यय कितना है, टोटल 1000 रुपया है। ठीक है, विद्यार्थी ए का 20 दिन का व्यय कितना है, 1000 रुपया है। और उसमें क्या क्या जोड़े हैं, तो नियत व्यय जोड़े हैं, या फिर उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का व्यय। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं, यानी कि नियत व्यय प्लस 20 दिन का मूल्य, यानी कि इसमें व्यय भी कर सकते हैं, तो इसमें व्यय कर देते हैं, बराबर कितना है, टोटल 1000 रुपया है। तो नियत व्यय हम लोग का x है,
ठीक है, इसलिए। और 20 दिन का, एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y बराबर इसमें 1000 रुपया। 1000 रुपया कहाँ जाओगे, y तो यहाँ पर होगा ना, 20y रुपया। समीकरण ठीक है, समीकरण बन गया। फिर इसी तरह करेंगे, फिर विद्यार्थी बी का, विद्यार्थी बी का 26 दिन का, 26 दिन का व्यय टोटल कितना है, 1180 रुपया है, 1180 रुपया। और 1180 रुपया किस किस को जोड़ के हुआ है, नियत व्यय को जोड़ के हुआ है। पहला नियत व्यय को जोड़ा है, फिर प्रतिदिन यानी कि 20 दिन 26 दिन का जो व्यय है उसको जोड़ा गया है। 26 दिन का व्यय बराबर मिलके हुआ है 1180 रुपया। ठीक है, इसमें नियत व्यय है 100 रुपया, इसलिए नियत व्यय 100 रुपया है। 26 दिन का हो जाएगा 26 रुपया और उधर मिलके बन जाएगा 1180 रुपया। समीकरण 2। ये समीकरण कैसे बना समझ में आया ना। चलो, अब हम लोग के पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन बोले तो हल करने का, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रस गुणन विधि। तुम लोग जिस विधि से उसको सॉल्व करना चाहोगे, हल करना चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग कौन सा विधि में करेंगे, विलोपन विधि में कर लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लेते हैं एक साथ। समीकरण 1 और 2 से, तो इसमें समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000 और यहाँ पर x माइनस x प्लस 26y बराबर 1180। डिग्री का है, डिग्री का है 180, इसीलिए रुपया होगा ना। चलो अब देखो, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक चर का जो गुणांक है समान है, मतलब x चर का गुणांक दोनों जगह 1 है तो समान है। तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे, सब में माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस में 6y, यहाँ बचेगा माइनस में 180। डिग्री लगा दिए, माइनस में 180। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 180 बटे में 6, तो इसलिए y बराबर देखो 6 किया 18 30। तो प्रतिदिन का निकल गया 30 रुपया। ठीक है, अब निकालना है नियत व्यय। पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने, पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया ये। यहाँ चलो ले लेते हैं x प्लस 20 और y का मान 30 आ गया, तो गुना कर देंगे इसमें 30 से, बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, फिर x बराबर, फिर प्लस करते हैं एक बार, प्लस 3 दूना 6 और 2 0 बराबर 1000। तो फिर इसमें x बराबर 1000 माइनस 600, कितना बचेगा, टोटल बचेगा 400, है ना। ऐसा कर देते हैं, इसलिए जगह नहीं की और। तो x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपया। ठीक है,
अतः क्या हो गया, अतः नियत बाय कितना होगा 400 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय 30 रुपये। ठीक है, चलो उतार लो। मतलब कि 4 नंबर का जो 1 नंबर समस्या है ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग फिर 2 नंबर देखते हैं। चलो उतारो पहले। 2 नंबर में क्या बोला है पढ़ के देखो कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, जब उसके अंश से कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है ना, अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, भिन्न का मतलब समझता है, भिन्न का मतलब क्या होता है, बट्टे वाला संख्या जो होता है। ठीक है, अंश और हर वाला संख्या। तो कोई भिन्न है और भिन्न में यदि तुम 1 घटाओगे ना, अंश से अगर 1 घटाते हो तो वो भिन्न संख्या जो है 1/3 हो जाता है। और वही दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, यदि वही संख्या फिर 1/4 हो जाता है जब तुम हर में 8 जोड़ दोगे। ठीक है, 8 में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न संख्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इस तरह का जो है ना हम लोग प्रश्न वाले 3.4 में भी सॉल्व किए थे। तो माना कोई भिन्न संख्या, माना कोई भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, माना कोई भिन्न x/y है। ठीक है, और प्रश्न से क्या बोला है, इतना वो हो जाता है। ठीक है, यदि उसके अंश से 1 घटाया जाए। अंश किसको बोलते हैं, हम बताए थे कि x/में अगर y है तो इसमें से ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो प्रश्न में बोला है कि यदि कोई इस भिन्न संख्या हम लोग के पास ये है x/में y है, अब किस पे से 1 घटाना है, अंश में से 1 घटाना है। कहता है कि इस पे अगर हम अंश में 1 घटा देंगे, तो वो भिन्न संख्या क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो एक समीकरण बना, लेकिन समीकरण को हम लोग सरल रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, लिखित समीकरण में बदलेंगे तो यहाँ पर x मान, देखो तीन गुना होगा ना डायरेक्ट। चलो तीन गुना करते हैं, 3x - 1 बराबर इधर y गुना 1 होगा। यहाँ पर 3x - 3 बराबर y, तो इसको इधर कर लेते हैं, y नहीं पहले 3x होगा ना, इसीलिए 3x - y बराबर 3 समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। और फिर दूसरा कंडीशन है इसमें, कैसा दूसरा कंडीशन होगा ये 1/4 हो जाती है यदि उसी भिन्न संख्या में जो हर है, हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो फिर भिन्न संख्या हम लोग के पास है x/में y है, किस में जोड़ना है, हर में 8 जोड़ना है। हर में अगर 8 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1/4, 1/4। फिर से 3 गुना करेंगे, 4 को x से गुना करेंगे 4x, और y + 8 को गुणा करेंगे 1 से, यानी कि 1 गुना y + 8। ठीक है, तो नीचे पर कर लेते हैं, 4x बराबर y + 8। ठीक है, तो यही कर लेते हैं, तो इसमें इसीलिए समीकरण बन जाएगा 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। ठीक है, अब तुम लोग अपने मर्जी से किसी भी विधि से हल कर सकते हो। बताओ तुम लोग कौन सा विधि से हल करना चाहोगे। विलोपन,
विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में है 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, दोनों में सेम है y, तो इसमें भी गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे तो कट जाएगा। इसमें साइन माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस, ये y कट जाएगा पूरा। तो यहाँ बचेगा केवल माइनस में x और यहाँ पर माइनस में 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 5। ठीक है, पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, 3 गुना x, 3 गुना x के क्या लेंगे 5, प्लस माइनस है माइनस y बराबर 3, तो 5 दिया 15 माइनस y बराबर 3 माइनस y बराबर 10 माइनस 15, तो y माइनस y बराबर माइनस 12। ठीक है, यहाँ नहीं दिखा, ऊपर कर देते हैं। y माइनस y बराबर माइनस 12। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटे में जो y है। ठीक है, x का मान कितना हो गया, यानी कि नीचे कर देते हैं, x का मान 5 और y का मान 12। भिन्न संख्या हम लोग को मिल गया 5 बटे में 12। अब जो कंडीशन से बोला था उसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो, इसमें बोला था कि 1 बटे में 3 हो जाएगा यदि अंश से 1 घटा दिया जाए। अंश कौन है, 5 है ना, इसमें 5 से अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, तो 4 बचेगा। और नीचे कितना है 12, तो 4 के 4 12, तो 1 बटे में 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 5 बटे में 12 है, इसमें अगर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 है ना, 5 के 5, 5 चौके 20, तो 1 बटे में 4। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है पूरा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग भिन्न निकाले हैं बिल्कुल सही है। चलो उसको उतार लो, बाकी जो है हम लोग 3 नंबर से कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो उतारो।